हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। आज जरा मुख्तलिफ किस्म के हालात में रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं अपने ऑफिस में नहीं हूं, लेकिन आप लोगों से लगातार जुड़े रहने की वजह से, और जैसा कि आप हमारे बहुत से कार्यक्रम पसंद करते हैं, ये प्रोग्राम हफ्ते में एक बार होता है फ्राइडे को, जो साउथ एशिया के मुल्कों पर नजर रखी जाती है। आइए हम सीधे चलते हैं जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब के तरफ। इस बार ऑपरेशन संदूर के सिलसिले में कुछ बिल्कुल नए रहस्य खुल करके सामने आ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके लिए भारत ने कहा था कि हम उसे खत्म कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के खिलाफ ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश सार्क से हट करके कोई एक इलाकाई ग्रुप बना रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि भारत को अब एक तरफ छोड़ने की कोशिश की जा रही है। उधर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ कुछ उन्होंने कुछ नया एडजस्टमेंट किया है भारत के किसी ऐतराज की वजह से। वो सब बातें करेंगे और उसके अलावा हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या सूरत हाल है। सीधे से अफगानिस्तान से भी एक खबर है। अफगानिस्तान के एक नुमाइंदे मॉस्को पहुंच रहे हैं, वहां क्या कुछ है उस पर भी हम बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, और आप भी अपने गांव में पहुंचे हुए हैं, माने शेखपुरा बिहार, और मैं भी अपने गांव में हूं, जिला मेरठ में। लेकिन दर्शकों से राब्ता बना रहे, इसलिए हमारी और आपकी कोशिश ये रहती है कि बात होती रहे। जी, क्या कुछ है? जी बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आज हम लोग सिंदूर की चर्चा कर रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मतलब अपना पीछा नहीं छोड़ रहा है, और मैंने पहले भी बताया था कि अभी ये जो कहानी है ये चलती रहेगी, और जैसे जैसे परत इसके खुलते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। अभी जो नई परत इसमें आई है वो ये है कि इंडिया के डिफेंस अटैची जो इंडोनेशिया में है, और वो नेवल ऑफिसर हैं, उन्होंने इंडोनेशिया में एक सेमिनार में कहते कहते ये कह दिया कि जो हमारी मतलब हमारे जो विमान गिरे थे उसका कारण जो है वो पॉलिटिकल था, इसलिए कि एयरफोर्स के हाथ हमारे गवर्नमेंट ने बांध दिए थे, मोदी साहब ने बांध दिए थे उनको। अब इसको हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हुआ क्या। अब देखिए, बात ये चल रही थी कि पाकिस्तान और दुनिया वाले ये कह रहे थे कि रफाल गिर गया, 5 गिर गए, 4 गिर गए, 6 गिर गए। इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इसको जो है, इसका खंडन जो है हमारे जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ चौहान साहब हैं, उन्होंने सिंगापुर में ये खुलासा किया कि हमारे जो विमान थे या जेट जो थे वो गिरे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बात वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्यों गिरे। अब इसी कड़ी में ये दूसरे साहब जो हैं, शिव कुमार साहब, डिफेंस अटैची नेवल ऑफिसर हैं इंडोनेशिया में, इन्होंने अब वाजह कर दिया कि क्यों गिरे। और गिरे, अब उनके उनके मुताबिक गिरे इसलिए थे कि पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहती थी कि ये इसको हम एस्केलेट करें, और उनके हाथ बांध दिए थे। और उन्होंने कहा था कि किसी भी पाकिस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे इंडिया अटैक नहीं करेगी। था कि वो जाके उनके जो टेररिस्ट जो भी उनके हाइड आउट हैं और जो भी वो कह रहे थे, तो उसके बाद से उन्होंने बंद कर दिया कि साहब अब कोई अटैक नहीं होगा। और इसी वजह से वो मतलब इंडिया जो है वो रिटेलिएट नहीं कर सकी। और 7 तारीख को जो है, 6 और 7 की दरमियानी रात को जो है, इंडिया के जहाज मतलब इंडिया वाले अभी मतलब हमारे गवर्नमेंट ने अभी तक ये इकरार नहीं किया कि 6 गिरे हैं कि 5 गिरे हैं कि 4 गिरे हैं, लेकिन अब तो ये इकरार हो गया है कि वहां से कुछ न कुछ जहाज गिरे हैं। वैसे दुनिया जानती है कि जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि इंडिया के 5 जहाज गिरे हैं, 3 रफाल हैं, और 2 जो हैं वो शायद मिराज हैं, और एक जो है सिकोई है। लेकिन इस पे इंडिया ने कोई मतलब खुलासा नहीं किया। लेकिन बड़ी बात यही है, इसी संदर्भ में एक और बात निकल के आई है, वो भी इंडिया के एक मिलिट्री ऑफिसर जो है उन्होंने कहा है कि जो भी ड्रोन इंडिया ने यूज किया था वो सब असेंबल्ड ड्रोन थे, और वो यहाँ आकर के उनके पार्ट्स जो हैं वो असेंबल होते थे। वो मिलिट्री ओहदेदार हैं,
और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा जो है इफेक्टिव नहीं हुआ, और ज्यादा से ज्यादा जो ड्रोन थे वो इसराइल से ही आए। और इसराइल के ड्रोन जो हैं वो मतलब उसकी इफेक्टिवनेस वैसी नहीं थी जैसे कि पाकिस्तानियों के ड्रोन की है। गौरतलब बात एक और है जो कि अभी मीडिया में बहुत ज्यादा मतलब वो चल रहा था कि हमने जो है लाहौर पे कब्जा कर लिया और हमने कराची पोर्ट को हटा दिया। पाकिस्तानी कह रहे थे कि हम तो दिल्ली के ऊपर आकर के बॉम्ब गिराने वाले थे। अभी जो इंकशाफ हुआ है कि दोनों मिलिट्री मतलब इंडिया की मिलिट्री और पाकिस्तान की मिलिट्री एयरफोर्स जो है उसने एलओसी को क्रॉस नहीं किया। दोनों दोनों मतलब ममालिक ने जो भी फायरिंग हुई है मिसाइल की या ड्रोन की या जो भी कुछ की, वो इसी सीमा पार से और उस सीमा पार से हुई है। तो ये भी एक बड़ा खुलासा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। अब एक लास्ट चीज जो मैं बता देता हूं कि अब तो ये गिरा है, कितना गिरा है नहीं गिरा है वो तो मिलेगा बाद में, इंडिया गवर्नमेंट तस्लीम करेगी। जो अभी एक गुत्थी बहुत मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूं कि शायद ट्रंप साहब ने जो है मध्यस्थता करके इस वॉर को रोकवा। लेकिन अब ये गुत्थी ये आ रही है कि पाकिस्तान ने जब 10 तारीख को 9 और 10 की दरमियानी रात को अटैक किया सुबह के वक्त, तो उसके बाद जो है सीज फायर अनाउंस हुआ 10 तारीख के 5 बजे रात को। तो 2-3 मौक़िफ़ चल रहे हैं जिसको अभी किस पे रजामंदी है या किस पे सहमति है वो नहीं जानते। एक जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ चल रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल के डर से या उसके मतलब प्रभाव से इंडिया ने पहल की कि हमें जो है आप ट्रंप साहब को कि आप हमें जो है इसको रुकवाइए। ट्रंप साहब का कहना है कि हमने जब मुझे ये मालूम हुआ कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और बहुत ज्यादा जाने जा सकती हैं, तो हमने दोनों को कह के रुकवा दिया। इंडिया का इस पर मौक़िफ़ है कि ये दोनों जो पाकिस्तानी और ट्रंप हैं ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, और ये जो पहल हुई है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है, और पाकिस्तान ने जो है इंडिया की मिन्नत की है कि आप हम जंग को रोक दीजिए, तो मोदी साहब ने कहा चलो जंग को रोक दीजिए। तो ये तीनों वर्जन में कौन सा वर्जन सही है, अभी और भी परत जब खुलेंगे ऑपरेशन सिंदूर के तो समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो हम यही मान रहे हैं। अच्छा मुस्तफा साहब, अभी तक भारत सरकार दोनों तीनों चीजों पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, ये अंदाज हो रहा है। एक तो जब ट्रंप कहते हैं कि हमने जंग बंद कराई, तो हमारे मोदी जी डायरेक्ट ये नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, जो मांग करते रहे राहुल गांधी, वो ये खुलकर नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ जहाज कितने गिरे कितने नहीं गिरे, ये अपने ही अफसरों के जरिए छन छन करके अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है। एक बार सरकार क्यों नहीं कुछ बता देती कि क्या कुछ हमारा नुकसान हुआ? आखिर क्या ये जो फौज के अंदर नया सिस्टम भर्ती का जो सरकार ने शुरू किया है, उसके बाद क्या हमारी फौज इतनी कमजोर हो गई, या ये कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से? यानी कमाल इसमें ये लग रहा है, जो मैं आपको जो समझ पा रहा हूँ, इंडोनेशिया में जो हमारे डिफेंस अटैची हैं वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें पूरी तरह से इजाजत नहीं दी कार्रवाई की, इसलिए हम जो है वो एक तरह से पीछे रह गए। क्या मोदी जी एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कुछ बोलना, ऑपरेशन वो शुरू करना, और फिर मोदी जी ने ही रोक दिया, ये कुछ आपको लगता है रीजनेबल बात है या कुछ ऐसे ही नई बात कह दी गई है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल खुली है कि ऑपरेशन सिंदूर एक पॉलिटिकल मकसद के लिए किया गया था, ना कि वो मतलब जो लोग हमारे सेनानी थे, जो हमारे मतलब टूरिस्ट थे वहां पे, उनको उनके मरने के मतलब बदले में जो है ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। ये 5 स्टेट्स में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, इसको बुनवाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया। आपने देखिए पहले उरी अटैक हुआ, फिर पुलवामा हुआ, अब पहलगाम हुआ, ये सारे के सारे जो कुछ हुए हैं उनका लिंक जो है इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से है और इलेक्शन से है। तो ये तो बात बिल्कुल एक मतलब आम आदमी को जिसके पास कोई अकल नहीं है वो भी समझता है। इसका कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसका कोई पुलवामा के मरने वाले से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि उसको हम इस मिशन को लेकर के हम यहाँ इलेक्शन बुनवा लें और अपने पक्ष में जो है मतलब वोटों को कर लें और इस वजह से वो जीत जाए। तो ये तो बात सबको मालूम है। अब ये देखिए, अब वो सही हुआ गलत हुआ, जो हुआ वो तो हो चुका, अब उसको तो हम पीछे वापस नहीं जा सकते हैं।
ये बार बार जो है यही हो रहा है, उनके अच्छा अटैक से अच्छा जो है अच्छा, ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर की भारत ने कामयाबियां गिनवाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने का ऐलान किया था कि हम भारत का पानी बंद कर देंगे। तकरीबन अगर हिंदुस्तानी मुहावरे के तौर पर जबान इस्तेमाल की जाए तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर देंगे। वो इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आ रहा है, वो भी खबर काफी बड़ी है, क्या कुछ है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। वो इंटरनेशनल कोर्ट जो है, ये कहानी जो इंडस वाटर की है, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर से तो है ही है जो मुंसलिक है, लेकिन ये 2-3-4 साल से चल रही है। कोर्ट में इसका केस चल रहा है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग में है, और वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, उसी का पार्ट है। पाकिस्तान ने ये मतलब केस जो है वो लेके गए थे वहां पे, और वो वक्तन वक्तन उनका डेट लग रहा था, उस पर डेवलपमेंट हो रही थी और ये हो रहा था। मुख्तसर सी बात यह है कि जो इंडिया जो जो वहां पे चिनाब रिवर है, उसके ऊपर वो कुछ बांध बना रही है और उसके ऊपर जो है कुछ ऑल्टरेशन कर रही है जो इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ। अब इसी के लिए जो है वहां पे डेट लग रही थी, और अब जो है उसका अभी ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका जजमेंट आ गया है। उसमें उन्होंने कहा है, जो कोर्ट है आर्बिट्रेशन कोर्ट, उसने कहा है कि कोई भी इंडस वाटर के ट्रीटी का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसको स्क्रैप नहीं कर सकता, जैसे है वैसे ही रहेगा। और पाकिस्तान के फेवर में ये जजमेंट आ चुका है। और यानी यानी पाकिस्तान यानी यानी भारत के लिए एक तरह से और नाकामी मिली है इंटरनेशनल कोर्ट में, जिसमें इंडस वाटर जो एग्रीमेंट है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंटरनेशनल गारंटियां होती हैं, जिसमें खुद ये आर्बिट्रेशन का जो आपने जिक्र किया, तो ये बहरहाल एक मोदी जी को जो उस वक्त एक हाइप किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ हम सब कुछ कर देंगे, अब वो उसमें से हवा अपने भारत के अफसरान भी निकाल रहे हैं, जो कुछ मोदी जी ने उस वक्त कहा था, और कुछ इंटरनेशनल सतह पर भी हमें एक तरह से परेशानी बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे और खबरों को डिस्कस करने से पहले अफगानिस्तान पर मैं बात करना चाहता हूँ। मॉस्को और तालिबान के बीच में कुछ बड़ी मुलाकातें कुछ हो रही हैं, क्या कुछ है वो उधर, उसके बारे में बताइए। नहीं सर, अभी इंडस वाटर पे एक लाइन भारत का मौक़िफ़ तो सुन लीजिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो हमने आपको बता दिया। जी जी जी, भारत ने उस आर्बिट्रेशन कोर्ट के जो जजमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया, हाँ, और उसने कहा कि हम इसे नहीं मानते। अब उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो तो इंटरनेशनल कोर्ट जानती है, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया है कि हम नहीं मानते। अभी कुछ दिन पहले हमने भी दिया था कि ओआईसी के कुछ करारदाद थे, उसको भी भारत ने कहा कि हम नहीं मानते। यूनाइटेड नेशन की कुछ और बातें करारदाद है, उसको भी भारत ने कहा नहीं मानते। अब नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा? हाँ, अब जैसे जैसे खबर आएगी वैसे वैसे हम बताएंगे। जाहिर तो है। ये और नहीं मानने का जो और सिस्टम है, भारत जो है असल में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, और बहुत से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं इंटरनेशनल जो बहरहाल मुल्कों की सरकारें बदलें लेकिन वो एग्रीमेंट बाकी रहते हैं। तो ये इंडस वाटर वाला जो था, ये तो बहुत पुराना, मैं समझता हूँ पार्टीशन के बाद बहुत जल्दी हुआ था। उसको हम कहते हैं कि अब हम नहीं मानते। ये इसके आगे आगे जो कुछ होगा, अब मैं अफगानिस्तान वाली खबर आगे की तरफ जाऊँ। आगे की बात मैं ये बता देता हूं कि इंडस वाटर का जो टैप है वो तिब्बत में है और वो चाइना के हाथ में। क्या इंडिया कहेगा चाइना को कि हम नहीं मानते हैं अगर आप वाटर बंद कर देंगे? यानी अगर पानी चाइना पानी बंद, सारा कोई हमारे यहाँ थोड़ी पैदा होता है, पीछे से आता है और आगे हम जाने देते वो हैं। चाइना से आता है। अभी तो पाकिस्तान से युद्ध चल रही है ना वाटर की। अब ये वाटर जो है चाइना से युद्ध चल इंडिया लड़ेगी। जब चाइना जो है उसी तरह से, जैसे हालांकि उनके विक्टर वॉ जो है चाइना के, उन्होंने खुल के कह दिया है कि आप, मतलब उसका कहना है डू टू अदर्स व्हाट अदर्स कैन डू टू यू। हाँ, बिल्कुल सीधा, जैसा जैसा आप दूसरों से बिहेवियर चाहते हो वैसा ही आप उनके साथ बिहेवियर करो। ये तो बहुत ही पुरानी एक मिसाल भी है और उसूल भी है कि अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो आप रिस्पेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो रिस्पेक्ट दीजिए। तो ये एक बहुत अहम, यानी हम अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रख सकते, इसके मानी ये है। अफगानिस्तान वाली खबर क्या है, उसे बताइए, क्योंकि आपसे बहुत दिन हो गए। अफगानिस्तान की खबर बहुत छोटी है, बहुत अहम नहीं है। वो
अफगानिस्तान ने अपना एक एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है रशिया में, जो वहां जाकर के जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है उसमें कार्यभार संभाल लिया है। उनका नाम हसन गुल है। और वो अब बाकायदा रशिया ने उनको अलाउ कर दिया है कि वो अपने जो काम धाम करते हैं, जो एक एम्बेसडर, तो वो इंडस्ट्री एम्बेसडर लेवल पे अफगानिस्तान की ऑफिस जो है वो मॉस्को में खुल गई है। और पहले से ही मॉस्को का जो ऑफिस है वो अफगानिस्तान काबुल में खुला हुआ है। तो खबर यही है कि अब जो है बहुत तेजी से, मतलब यानी दोनों के यानी बीच। इंटरनेशनल लेवल पर बगैर तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज किए एक कदम, बगैर तालिबान की सरकार को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के मॉस्को जो है वो आगे बढ़ रहा है, तालिबान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। और चीन में भी इनका एम्बेसडर जा चुका है। यानी रूस और चीन खास तौर पर तालिबान की सरकार के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। अमेरिका खामोशी से बढ़ा रहा है या कुछ खुल करके बनाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि अमेरिका का हैंडल करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। कुछ चीजें वो खुल करके ऐलान करता है, कुछ चीजें वो खामोशी से बात करता है। हमें वो याद है जब तालिबान से बात हो रही थी एक लंबे अरसे तक कतर दोहा में, और उसकी तफसील आज तक भी सामने नहीं आई है। अब हम चलना चाहते हैं, ये भारत के लिए एक और मुश्किल नजर आ रही है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये कोई सार्क की शक्ल की कोई चीज, यानी जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज वाला जो था, उससे हट करके अलग से कुछ बनाना चाह रहे हैं। वो क्या कुछ है? जी, एक लंबा प्लान जो है वो अभी रचा गया है। क्विंगटोंग एक जगह है चाइना में, जो कि बहुत क्लोज है हमारे इंडिया के बॉर्डर से, जो कि उसके बाद म्यांमार लगता है, और म्यांमार के बाद जो पहला शहर आता है चाइना का वो वही है। वहीं अभी कुछ दिन पहले जो है 24 मतलब जून को वो एससीओ की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हमारे राजनाथ सिंह भी गए हुए थे। तो वहीं साइड लाइंस पे एक चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की एक सेपरेट मीटिंग हुई थी, जहां पे ये बात चली थी कि क्योंकि सार्क जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया के पाकिस्तान के झगड़े से वो बिल्कुल प्रभावित है, और एक 10 साल से जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं हुई है और वो सार्क ठप पड़ा हुआ है। तो उसको रिवाइव करने के लिए अब चाइना ने नया पहल किया है, क्योंकि चाइना तो साउथ एशिया के अंदर है। उसने कहा कि माइनस इंडिया जो है वो हम एक फोरम बनाते हैं, उसमें आप तीनों आ जाइए, और फिर देखते हैं कि मालदीव्स और श्रीलंका भी उसमें आ जाएंगे। अब वो नेपाल आना चाहे तो आ जाए, अब भूटान तो इंडिया के हाथ में ही है। तो माइनस इंडिया भूटान, ये नया प्लेटफॉर्म बनने की एक कहिए कि कोशिश हो रही है। ये कब होगा नहीं होगा ये नहीं जानता हूं मैं। अब एक बात और गौरतलब है कि इंडिया ने भी ये इनिशिएटिव कई साल पहले किया था, जिसके नतीजे में बिम्स्टेक आया। बिल्कुल। इंडिया ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान को माइनस करके ये पूरे साउथ एशिया का कारोबार चलाते हैं, और हम जो है भूटान को ले लेंगे, श्रीलंका को, ये बांग्लादेश को ले लेंगे जब हसीना वाजिद वहां थी, और नेपाल को ले लेंगे। तो एक और फिर उधर म्यांमार को ले लेंगे, और हमारा जो है ईस्ट वर्ड्स का मामला जो है, ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी, और ये सब चलेगी। तो अब देखिए, ये खबर तो आ गई है, अब इसमें इंडिया का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, और कोई कोई इंडिया ने कोई कमेंट भी नहीं किया है कि ऐसी कोई बात हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन मीडिया में ये खबर आ गई है कि ये अलायंस जो है अब ये शेप ले रहा है। जी, यही खबर है। बरस पहले पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सार्क की समिट होने वाली थी, जो जिसमें भारत ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। वही शिकायत है भारत को कि भारत, पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर, ट्रांस बॉर्डर, सीमा पार आतंकवाद का काम करता है, और इसलिए हम उसके साथ नहीं बैठ सकते। भारत ये कहता है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। तो वो सार्क में एक तरह से भारत रुकावट बना हुआ था, जो पाकिस्तान और दूसरे कुछ मुल्क शायद महसूस कर रहे थे। अब ये नई सेटिंग शुरू हो रही है कि ये अलग चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ और मुल्क मिलकर के इसमें एक नई ग्रुपिंग बनाए, ताकि इलाके की कोई तरक्की हो सके, आपस में तालमेल हो सके। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ अगली खबर की तरफ। ये पाकिस्तान और
अफगानिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने जरा अलग कैटेगरी में रख दिया है। भारत क्या कुछ चाहता है, क्या है, मतलब वो एक टेक्निकल किस्म की चीज है, लेकिन शायद अगर आप बताएंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं, देखिए, ये खबर जो है मुझे कुछ मशकूक लग रही है, इसलिए कि वर्ल्ड बैंक से ये नहीं अनाउंसमेंट हुआ है। और इस खबर का यही मतलब एक लबोलबाब है या तय है कि पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को साउथ एशिया से निकाल करके उन्होंने इसको मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं उसके साथ बंच कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। और ये खबर इंडिया ने से आ रही है और वो ये कह रही है कि इंडिया जो है उसका वर्ल्ड बैंक पर इतना प्रभाव है कि उसने जो है उसके कहने पर वर्ल्ड बैंक ने इसको मतलब साउथ एशिया से निकाल दिया है। और वो कह रहे हैं कि इनको पैसे मत दीजिए पाकिस्तान को, ये टेररिज्म का हब है और ये सब सारी चीजें हैं, और इसको मिडिल ईस्ट में बात मतलब उसके साथ लगा दिया है। तो ये तो इंटरनल एडजस्टमेंट है। आपको मुझे याद भी है कि एक जमाने में जो डेस्क होता है मतलब साउथ एशिया डेस्क और सेंट्रल एशिया डेस्क और मिडिल ईस्ट डेस्क, ये सब तो अमेरिकन के चोचले हैं जो उन्होंने डेस्क बनाए हुए हैं। उसमें से उन्होंने जो है अफगानिस्तान को साउथ एशिया से निकाल के सेंट्रल एशिया में लगा दिया था। तो इस तरह के काम वो करते रहते हैं। तो मुझे यही बात लग रही है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के अगेंस्ट होता तो इतना बड़ा लोन जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बीचों बीच उसने सैंक्शन किया है वो क्यों करते? बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो वही मेरे भी जहन में सवाल आ रहा था कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कोई सजा नहीं दी है, कोई नाराजगी जाहिर नहीं की है। ये भारत की तरफ से आने वाली खबर है। ये देखिए, आने वाले वक्त में असल में ये एक बहुत मुश्किल काम हो गया पत्रकारों के लिए भी कि जब ये गोदी मीडिया के जमाने में हम जी रहे हैं ना, तो इसमें किस किस तरीके से कौन कौन सी खबर कहाँ कहाँ से आ जाती है, बाद में पता चलता है कि शायद वो झूठी खबर थी या वो एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए खबर बनाई गई थी। अब ये ट्रंप की तरफ से भारत के खिलाफ कुछ टैरिफ की कहानी शुरू हो गई है। ये ट्रंप है क्या चीज? मतलब ट्रंप जो है वो भारत से बात भी कर रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई चौराहे पे खड़ा हुआ कोई बदमाश है ना जो कुछ भी बोल दे, बिल्कुल तकरीबन उस तरह से ट्रंप साहब कह रहे हैं। ये क्या है, टैरिफ वाला मामला क्या है नया? जी, ये टैरिफ वाला मामला तो जो खबर है पहले उस पर आई है, और जो टैरिफ का मामला है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ट्रंप सरकार से वहां से अमेरिका से या वॉशिंगटन से वो एक न्यूज निकल के आ रही है कि वॉशिंगटन ने चाइना पे और इंडिया पे 500% टैरिफ लगा दिया है, 500%। और ये उस पर टैरिफ लगाया है जिसपे इंडिया रशिया के साथ ट्रेड ना करे। अगर इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करेगी तो जो भी गुड्स इंडिया से या चाइना से जाएगा, क्योंकि चाइना भी रशिया से ट्रेड कर रहा है, उससे तेल ले रहा है और बहुत सारी चीजें, इंडिया भी रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है और मतलब आश्रित है उसके ऊपर। तो ट्रंप साहब का कहना है कि अगर आप रशिया से कोई भी ताल्लुकात रखेंगे तो जो भी चीजें आप हमारे यहाँ भेजेंगे, मतलब इंडिया से अमेरिका भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट होता है, खासकर फार्मास्यूटिकल का होता है और बहुत बड़े बड़ी चीजों का यहाँ से होता है, उस पर 500% का जो है आप टैरिफ लग जाएगा। अब इससे खलबली मच गई है, मतलब इंडिया में भी और वॉशिंगटन में भी। और ट्रंप सरकार ने ये कहा कि नहीं, हम तो मतलब इसी को लाएंगे, और उनके जो जो सेनेटर हैं, ये बाकायदा मामला जो है ये उनका जो पार्लियामेंट है उससे पास होने वाला है ये। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा इंडिया को। चाइना को तो शायद कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए कि चाइना के ग्लोबल चेन है, उन्हें अमेरिका का अगर उनका मार्केट बंद भी हो गया तो वो फिर कहीं और बेच लेंगे अपना सामान। तो ये जो चीजें हैं अब ये इम्प्लीमेंट होंगी कि नहीं होंगी इसका कोई नहीं जानता अच्छा है। अच्छा अच्छा, और कुछ लोगों का कहना यह है कि ट्रंप साहब जो हैं वो एक बड़े जुआरी की तरह से हैंडल करते हैं चीजों को। एक बहुत बड़ी बात एक कहेंगे, फिर नॉर्मल से ज्यादा पर कुछ डील करके और कुछ ना कुछ फायदा उठा करके निकल लेंगे। ऐसे ऐसा लगता है क्या ये 500% तो सब बहुत कुछ होता है? ये क्या वाकई? अच्छा, इसमें अमेरिकनों के लिए भी तो परेशानी होगी। अमेरिका का जो आदमी $5 की कोई चीज खरीद रहा है वो 25 की खरीदेगा या 30 की खरीदेगा। ये तो अमेरिका के लिए भी सजा देने की बात है ना, अमेरिका के लोगों को। जी, मुझे ये लग रहा है कि
बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। एक तो ट्रेड डील जो है उनका वो चल रहा है इंडिया और अमेरिका के साथ। उसके ऊपर यही चल रहा है कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि क्या टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा। बहुत बड़ा डील इंडिया के साथ हो रहा है। इंडिया भी ये कह रही है कि हम भी अमेरिका से बात कर रहे हैं और इंडिया के को हमने अमेरिका को मनवा लिया है कि उनसे जो है मैक्सिमम कंसेशन के साथ जो है हम वो टैरिफ कर रहे हैं। तो वो तो चीजें चल रही हैं, वो जब आएंगी आमने सामने मतलब दुनिया को पेश होंगी तो मंजर आम पे आएंगी तो उसको हम लोग बताएंगे। और ये जो मैटर है मुझे ये लग रहा है कि इस पे कोई सीरियसनेस नहीं है, इसमें ज्यादा थ्रेट है अमेरिका का इंडिया के ऊपर। ये वो मुझे समझ धमकी की जबान ही वो इस्तेमाल करते हैं हर एक के साथ। धमकी का ही उन्होंने तरीका निकाला हुआ है। तो और कोई खास अहम खबर जो रह गई हो इस प्रोग्राम में, अगर कुछ और आप बताना चाहें। ओवरऑल ये जो मैं कंक्लूजन के तौर पर, ये भारत और पाकिस्तान वाला मामला कहाँ जाके टिकेगा, कहाँ रुकेगा? क्या इलेक्शन जीतने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, जो चाहो करो और फिर इलेक्शन में चले जाओ? तो चूंकि हमें याद है कि ये जो वाकया हुआ था पहलगाम में, उसमें मोदी जी सऊदी अरब में थे और सीधे आए, टाइम से पहले दौरा खत्म किया और सीधे बिहार जाकर के रैली जो है वो एड्रेस करने लगे एक इलेक्शन की। क्या लगता है मोदी जी इसी तरह से इलेक्शन जीतने के लिए ये सब करते रहेंगे? मैं आखिर में थोड़ा सा आपका चूंकि एक लंबे अरसे से आप देख रहे हैं। इस वक्तव्य का मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता हूं, इसलिए कि जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी हम देते रहेंगे। जो एक खबर मेरे दिमाग में चल रही है जो मैं सामाइन के पास लेना चाहता हूं वो है इमरान खान। इमरान खान एक बड़े बड़े फिगर हैं, बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, और ये ऑपरेशन सिंदूर और इन सब चक्रों में उनको एक तरह से ग्रहण लग गया उनके ऊपर। पूरे मतलब ऑपरेशन सिंदूर ने और मोदी साहब ने इमरान खान को माइनस कर दिया है पाकिस्तान में। अब जितनी गुहार लग रही थी पाकिस्तान में कि इमरान खान को छोड़िए, ये कीजिए वो कीजिए, तो अभी जो खबर है वो ये है कि अभी जो वॉशिंगटन गए हुए थे आसिम मुनीर साहब, जहां उन्होंने अंगूर और संतरे खाए थे और खाना खाया था ट्रम्प साहब के साथ, तो उसके बाद कहीं वो एक मॉल में मैंने फोटो देखा है कि आसिम मुनीर जो है वो एक मॉल में घूम रहे हैं। और मुझे एक चीज और समझ में आई कि उनकी हाइट पे मुझे मतलब कुछ मशकूक लग रहे हैं कि इस आर्मी के अंदर तो एक हाइट होती है जिस हाइट के बराबर ही जो है फौजी उसके अंदर एंटर होता है। वो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है और सारी दुनिया में भी है। हमें लगता है कि वो हाइट से कुछ कम है, ये मुझे अपनी मतलब एक संदेह है। तो वहां पे मॉल में किसी ने उनको पकड़ लिया, मतलब एक खुशखाना गवार माहौल में, और उनसे कहा कि भाई इमरान खान का क्या होगा। तो आसिम मुनीर बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिए कि वो तो अभी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, जब कोर्ट केस उनसे मुझसे फारिग हो जाएंगे तो जो होगा सो होगा। तो इस तरह से वो गोलमोल जवाब देके निकल गए और ये कह गए कि मुझे कुछ लेना देना नहीं इमरान खान से, वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट से जब निकलेंगे। तो इसी पे हम लोग अपने सामाइन से इजाजत लेते हैं। बिल्कुल जो है बिल्कुल ये बहुत अहम है, जो चूंकि ये जो पर्सनल किस्म का एक्सपीरियंस और अचानक देने वाला बयान जो होता है उससे बहुत से इशारे मिलते हैं, और आसिम मुनीर ने वो इशारा दे दिया कि वो अभी जेल में रहेंगे। और हमें याद है क्या ऑपरेशन सिंदूर से पहले अमेरिका से भी कुछ कोशिशें हो रही थी इनको छुड़वाने की, उनके कुछ खास नुमाइंदे आ रहे थे, लेकिन अब लगता है अपने हाल पर छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने अपने वतन में गांव में रहते हुए वक्त दिया। मैंने भी कोशिश की, आज कुछ तकनीकी कुछ प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा सा टाइम लगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हम मीडिया स्टार वर्ल्ड पर मुसलसल आप तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, हर हाल में हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से आपसे वो राब्ता बना रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।